कोर्स बाई कोर्स आपने क्या मतलब फिलॉसफी, क्या स्ट्रैटेजी रखी? PYQs ने मुझे बहुत हेल्प की। आउटपुट नहीं निकालना आपको एफिशिएंसी बढ़ानी। क्वेश्चंस हैं जहाँ जहाँ गलती की उनको वापस सॉल्व करके कर रहा हूँ। दोस्तों, वेलकम टू दिस मेड इजी यूट्यूब चैनल। टॉपर स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025 का रिजल्ट आ चुका है और आज हम लोग उसकी टॉपर स्टॉक में बैठे हैं और हमारे साथ है मधुर सिग्घर। बहुत जबरदस्त मेहनत, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया रैंक 22 इन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांग्रेचुलेट यू मधुर। थैंक यू सर। यू एंटायर फैमिली, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऑल्दो अभी अचीवमेंट इनकी और भी आगे बहुत आने वाली है बिकॉज ही इज डेस्परेटली प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जामिनेशन भी लिखा है इन्होंने। मैकेनिकल ऑप्शनल के साथ इंजीनियरिंग का ऑप्शनल देखो वही बच्चे ले पाते हैं सिविल सर्विसेज में भी जिनका कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है और बहुत अच्छी मेहनत उन्होंने करी होती है। तो वो मेहनत दिखी रही है बिकॉज ऑल इंडिया रैंक 22 इनकी इंजीनियरिंग सर्विसेज में आई गई है। तो आज हम लोग इनके साथ इसी पे चर्चा करेंगे सो दैट आपको एक गाइडलाइन मिल पाए कि कहाँ से एक बेस्ट अप्रोच आप लोग लगा सकते हैं। जितने भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं जो अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी कहाँ कमी रह सकती है, उनको हमें रिमूव करना है, उनको हमें ओवरकम करना है और इसी तरह की रैंक आपको भी लानी है, बहुत बढ़िया रैंक। सो इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज की मेंस टेस्ट सीरीज ऑफलाइन मोड पे मेडिजी में दी, जिससे इनको एक बहुत अलग एडवांटेज मिला। इस पे भी हम लोग बात करेंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी ये रहे हैं मेडिजी के, राइट। इनका डिग्री IIT दिल्ली से हुआ और बहुत अच्छा CGPA भी इन्होंने वहां से लिया 8.27। 2021 में पास आउट हैं। ऑलरेडी ही इज एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन, ऑलरेडी वर्किंग है। तो हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट इस बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो मधुर, सबसे पहले तो एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन जो बच्चों का रहता है कि इतनी अच्छी रैंक लाना, इस लेवल की प्रिपरेशन को इस लेवल पे लेके जाना, तो ये सफर आपने कैसे पूरा किया, किस तरह से प्रिपरेशन करी, कोर्स बाई कोर्स आपने क्या मतलब फिलॉसफी, क्या स्ट्रैटेजी रखी, कैसे कंसेप्ट्स स्ट्रांग किए, क्या वो IIT दिल्ली में ही सारे स्ट्रांग हो गए थे वहां बहुत सीरियसली, या उसके बाद भी आपने मेहनत करी? तो इस बात पे थोड़ी सी हम लोग जानकारी चाहेंगे। सर IIT में तो सारे नहीं हुए थे, कुछ कुछ कोर एरियाज जो थे जो वहाँ पे पढ़ाए गए थे वो अच्छे से कवर हो गए थे। करेक्ट। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो खुद से करने थे। करेक्ट। और इसके अलावा मेन तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्विंग जो है और क्वेश्चन पूरा स्टेप बाय स्टेप करना होता है, लास्ट तक फाइनल आंसर तक पहुँचना होता है और एक टाइम फ्रेम के अंदर करना होता है। करेक्ट। तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, तो उसके लिए PYQs ने मुझे बहुत हेल्प की। PYQ कौन से वाले? कन्वेंशनल पेपर वाले? कन्वेंशनल पेपर के, है ना, क्योंकि उसमें स्टेप मार्किंग एक एक चीज होती है। हाँ, लेकिन कन्वेंशनल पेपर तक भी पहुंचने का एक सफर है मधुर। उससे पहले हमें प्री में क्वालिफाई करना है। प्री में ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव। और इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव पेपर में दोस्तों बड़ी खास बात है। देखो, इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव पेपर में कैलकुलेटर इसीलिए अलाउ नहीं करते, कोई ऑफलाइन, कोई ऑनलाइन, कोई फिजिकल फॉर्म ऑफ कैलकुलेटर आपको वहां नहीं दिया जाता और सालों पहले से भी नहीं दिया जाता, कभी नहीं दिया गया इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स पेपर में, ऑब्जेक्टिव पेपर्स में। वो इसीलिए क्योंकि क्वेश्चंस हाईली फिजिकल होते हैं, बहुत डेप्थ रूटेड होते हैं। तो वो डेप्थ आपने कैसे बनाई होगी कोर्स की? सर मैंने PYQs जो थे, पहले तो मैंने सारे जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स थी हर एक चैप्टर के रिगार्डिंग, करेक्ट, जैसे हीट एंड मास ट्रांसफर के लिए सेंजल बुक से मैंने नोट्स बनाए थे, बहुत बढ़िया, सेल्फ नोट्स पूरे बनाए, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही मैंने सबके लिए सारे जितने भी जो टॉपिक्स थे सबके लिए बनाए थे। करेक्ट। फिर उसके बाद में मैंने मेडिजी की PYQs प्रीलिम्स के लिए, जो पेपर 1 GS के लिए रहता है, एक पेपर 2, तो वो मैंने जो बुक थी वो पूरी की पूरी सॉल्व की थी PYQs के लिए, टॉपिक वाइज। हाँ। करेक्ट, हाँ। ये मैंने 2023 के प्रीलिम्स से पहले ये किया था। करेक्ट। और 2023 का आया भी बहुत टफ था और मेरा हो गया था इसीलिए क्योंकि मैंने पूरा सॉल्व किया था। करेक्ट। तो वहां से आपका मतलब ये जर्नी बेस एक, हाँ, बहुत अबव लेवल पे चली गई। हाँ, मेरा उससे बेस फाउंडेशन मिल गया बहुत अच्छा। जो कंसेप्ट्स थे वो काफी अच्छे से क्लियर हुए। तो उसमें जैसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते थे और क्वेश्चन मान लीजिए कोई नहीं निकले, तो उसके बाद आपकी क्या स्ट्रेटजी होती थी? उससे रिलेटेड फिर कंसेप्ट पढ़ते थे दोबारा? हाँ, उसमें सॉल्यूशन भी रहता था। करेक्ट, हाँ। उसको अगर पढ़ के समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना फिर मैं जो बुक्स थी स्टैंडर्ड उनको देखता था। करेक्ट। और जो भी मैं, जैसे वो क्वेश्चन थे वो पेंसिल से करता जा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मेरे बाद में मैं मैच कर रहा हूँ कि मेरे सही हुए नहीं हुए, जो गलत होता था उसको मैं स्टार कर लेता था। ओके। और मैं इस तरीके से करता गया, पूरी सॉल्व कर ली। फिर मैंने जब रिवाइज किया तो मैंने केवल स्टार वाले देखे
अब जो वापस जब गलत हुए उनके लिए मैंने एक और स्टार लगा दिया साइड में। अच्छा। तो ऐसे जब फाइनल एग्जाम थी उससे, और अब भी जब 2025 का भी था, तो उससे पहले मैंने वो 2 स्टार वाले क्वेश्चंस देख के गया था। इतना ही टाइम था क्योंकि मैं ट्रेनिंग में था पहले नागपुर। करेक्ट। तो ये 2 स्टार लगाने में आपका मतलब ये पता लग गया कि कौन सा एरिया आपका बहुत ज्यादा वीक है। हाँ, हाँ, क्योंकि पहली बार नहीं निकला, गलत नहीं, हुआ तो स्टार लगा, फिर दूसरी बार अगर कोई गलती उसमें रिपीट हुई रिपीट तो 2 तो स्टार। 2 क्योंकि ये स्टार। भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है दोस्तों। इतना वास्ट सिलेबस है, आपको कैसे पता चलेगा आपका कौन सा एरिया वीक रह गया है? जिस समय आप उसका रिवीजन कर रहे होते हैं आपको मालूम होता है। जब आप वो कोर्स रिवीजन से बाहर होता है, सोल्यूशन से बाहर हो जाता है कि हमने ठीक है कर लिया, अब और कोर्सेज कर रहे हैं, कुछ समय के बाद आप उन चीजों को भूल जाते हैं। जैसे कि एक बड़ी सिंपल सी सेइंग है, आगे आगे का पाठ पीछे पीछे सपाट। कितनी चीज एक मोमेंट पे दिमाग में रखेंगे। सही बात है। तो आप देखिए मधुर ने कितनी इंपॉर्टेंट टेक्निक लगाई कि 1 स्टार लगाया, उसके बाद अगली बार उन स्टार वाले क्वेश्चंस को करना और दोबारा एसेस करना कि क्या भी उनमें कोई और फिर गलत हो रहा है और उस पर डबल स्टार लगाना और लास्ट मोमेंट पे उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा देख के जाना। सो दिस इज रियली मतलब एक स्ट्रैटेजिक स्टडी है ना। तो लोग कहते हैं हार्डवर्क से सिलेक्शन होगा, लेकिन हार्डवर्क के साथ एक स्मार्ट वर्क भी चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस इन वर्क। दोस्तों हार्डवर्क तो सभी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन हार्डवर्क आज के टाइम में बहुत छोटी चीज रह गई है, प्रिलिमिनरी चीज रह गई है। प्रिलिमिनरी का मतलब ये तो होना ही है, इसके बाद बात होगी, लेकिन उसके बाद अगर आपकी स्मार्टनेस नहीं है कि वर्क को कैसे एफिशिएंट बनाया जाए, आउटपुट नहीं निकालना, आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है। सो बहुत बढ़िया। और ऑलरेडी आप आईआईटी दिल्ली के ग्रेजुएट हो, इतना अच्छा सीजीपीए भी है, तो आपका मतलब काफी हद तक प्रिपरेशन तो आईआईटी दिल्ली में रहा होगा। अच्छे से कोर्स की स्ट्रेंथ बनी होगी, अराउंड 60-70% कोर्सेज की। हाँ, मैं बोलूँगा कोर टॉपिक्स जो थे उनकी तो स्ट्रेंथ बन गई थी। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें थी उस पर भी काम करना काफ़ी बाकी था, और ओवरऑल 1 साल का टाइम तो फिर भी लग ही गया था मुझे। करेक्ट। हाँ। तो जब मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा था तब मैं अलग से टाइम निकाल के नोट्स बनाता जा रहा था। तो मेरे को 1 साल लगा मुझे पूरे नोट्स बनाने में। उसके बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया था। इतना बड़ा, इतना लंबा सफर है इसकी प्रिपरेशन का कि मतलब कहीं ना कहीं उन स्टडीज को सिमुलेट करने में ही 1 साल तो मिनिमम रिक्वायर्ड है। मतलब कहीं का भी, इवन मैं कहता हूँ आईआईटी दिल्ली में 8.27 आपका सीजीपीए है, वहाँ का 10 पॉइंटर बच्चा भी होगा, 9 पॉइंटर बच्चा भी होगा, उसको भी लगेगा। बिकॉज हर प्रिपरेशन की, हर एग्जामिनेशन की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में हमें लग जाता है। तो बहुत अच्छा आपने इसको गाइडलाइन दी। इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो आपने मेंस टेस्ट सीरीज ऑफलाइन मोड पे दी, तो क्या इसके बारे में आप मतलब हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स को सजेशन देना चाहोगे? कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए? क्या क्या शॉर्टकमिंग्स आपको पता लगी उससे? मेंस टेस्ट सीरीज से सबसे बड़ा फायदा तो ये था, डिसिप्लिन बना रहा कि जो टॉपिक वाइज टेस्ट थे तो मैं उन टॉपिक्स को करके जा रहा था। करेक्ट। पीवाईक्यू देख के। तो उसके बाद भी यहाँ आके मैं टेस्ट दे रहा था। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट जब होता था उस टाइम पिछले टेस्ट के मार्क्स भी आ जाते थे। करेक्ट। और कॉपी मिलती थी। तो साथ ही जो दोस्त थे टेस्ट दे रहे थे उनके साथ डिस्कशन देखता था, उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो पता चलता था कि मुझे कितना और करने की ज़रूरत है। करेक्ट। तो एक तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। उसके अलावा जो टेस्ट हो गए तो उसके बाद में उसको ले जा रहा हूँ, मतलब जो टेस्ट पेपर है और सॉल्यूशन आ गया है, तो जो क्वेश्चंस हैं जहाँ जहाँ गलती की उनको वापस सॉल्व करके कर रहा हूँ। करेक्ट। देखो यही टेस्ट की एनालिसिस होती है। कुछ बच्चे सोचते हैं टेस्ट हो गया, बहुत अच्छा हो गया, मेरी रैंक भी आ गई। जनरली हमारे स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं कि वो टेस्ट में जो क्वेश्चंस में उनकी गलतियां हुई है या जो क्वेश्चन नहीं निकल पाए हैं वो उनको एसेस नहीं करते। और आई थिंक यही क्वेश्चंस हैं जो आपका अभी भी ये दिखाते हैं कि कौन सा एरिया वीक है। हाँ। क्योंकि दोस्तों ये इतना बड़ा पेपर है कि कोई इस बात को कहने में कहीं मुझे हर्ज नहीं है कि बहुत टफ टॉपिक से बहुत सिंपल क्वेश्चन डिमांडेड हो सकता है और बहुत सिंपल से टॉपिक से बहुत टफ क्वेश्चन आ सकता है। तो इस लेवल पे कोई कोर्स ऐसा रख देना कि छोड़ के जाना, मेरे ख्याल से आप किसी कोर्स को छोड़ के तो नहीं गए होंगे। हाँ, इस बार के ईएससी में मैं कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं गया था। ओके। इवन मैकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स भी पूरा मैंने अच्छे से किया था। करेक्ट। जबकि इससे पहले मैं नहीं किया था वो। करेक्ट। और मशीन डिज़ाइन के भी बहुत लिमिटेड मैंने टॉपिक से किए थे जो सिविल सर्विस में आ रहे थे। तो बट इस बार आप एक एक टॉपिक करके इस बार पूरा एक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं सफर रहता है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी आप यहाँ पर रहे। हाँ। तो आपने मॉक इंटरव्यूज भी काफी दिए हैं। हाँ। कितने मॉक हुए होंगे यहाँ पर आपके? एक ऑनलाइन हुआ था, एक ऑफलाइन हुआ था। ग्रेट। तो उन मॉक इंटरव्यूज का कोई एडवांटेज आपको मिला? हाँ। क्या एडवांटेज मिला एग्जैक्टली? एक तो जो मेरे जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, हाँ। तो वो बेटर प्रिपेयर्ड हुए। करेक्ट। और दूसरा टेक्निकल
क्वेश्चंस में भी बहुत कुछ इजी क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे जो मैं उस टाइम नहीं बता पाया था, तो मुझे फील हुआ कि टेक्निकल के बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत बहुत जो मतलब सीधे वन वर्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सबको बहुत अच्छे से आने चाहिए। हाँ, तो एक बार उसको रिवीजन कर लें। हाँ, कंसेप्चुअल क्लियरिटी पूरी रहे, तो उससे भी मेरे को मेन इंटरव्यू में फ़ायदा हुआ। हाँ, तो वहाँ पर जो इंटरव्यू जब आपका एग्जैक्टली वहाँ कंडक्ट हुआ है यूपीएससी में, तो आपको इस चीज़ का मतलब ग्रेस मिला कि यहाँ पर जो अटेम्प्ट किए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंजीनियरिंग सर्विसेज दोस्तों 2021 से लेकर 2024 तक मेंस क्वालिफाइड है। तो ये देखिए सफ़र भी बहुत लंबा होता है, 3 से 4 साल लगातार मेंस निकालना, प्री के बाद मेंस निकालना, मतलब आप उन डिजर्विंग कैंडिडेट्स की लिस्ट में हैं, आप बिल्कुल फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्शन में खड़े हैं। ये बिल्कुल कुछ वही बात होती है कि एक बड़ी लंबी क्यू है, एक बहुत लंबी कतार है जिसमें लोग खड़े हैं कि भाई वहाँ टिकट मिलने वाला है, और टिकट बस अभी 3 बच्चे आगे रह जाते हैं, 3 कैंडिडेट रह जाते हैं आगे, और वहीं पर लंच हो जाता है और वो खिड़की बंद हो जाती है। तो ये बड़ा लंबा सफर है इनका 2021 से लेकर 2024 तक निकालना। इस सफर में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की वजह से ही मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025 का पेपर आपने ऑल इंडिया रैंक 22 पे क्वालिफाई किया है ना। क्योंकि नहीं तो लोग इतने लंबे सफर में हार जाते हैं। हमारे इनमें बच्चों में भी कितने बच्चे ऐसे लगे होंगे कि जो कहीं ना कहीं बॉर्डर पॉइंट पे इतने लंबे जाने के बाद भी फाइनल लिस्ट से नहीं हो पा रहा। तो इस बार का इंजीनियरिंग सर्विसेज में कोई एक अलग मोटिवेशन था, रेलवे ऐड हो गया था। हाँ, मेन तो वो मोटिवेशन था, अदरवाइज मैं ऑलरेडी अच्छी जॉब में काम कर रहा हूँ। हाँ, तो रेलवे का अलग चार्म था, और मतलब उसने भी हेल्प किया, और न्यूज़पेपर में कंटिन्यू पढ़ रहा था। करेक्ट। तो उससे मुझे GS1 में भी अच्छा स्कोर मिला। करेक्ट। तो मधुर, अब फाइनली हम लोग, अगर आपकी तरफ से कोई सजेशंस हमारे बच्चों को जा सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन अगर इस तरह की अच्छी रैंक हमें क्वालिफाई करनी किसी भी पेपर में, देखो एक जैसे आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का ये मेंस का फाइनल रिजल्ट है सिलेक्शन का, ऑल इंडिया रैंक 22 है, बट बच्चे सभी के लिए प्रिपेयर करते हैं, गेट भी निकालते हैं, फिर ये प्री भी निकालते हैं, कुछ बच्चे इसरो में चले जाते हैं, DRDO में। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की को फाइनल अपने सिलेक्शन के लेवल पे इस रैंक पे कन्वर्ट कर लेना, एक क्या क्या चीजें मैटर करती हैं, एक मतलब ब्रीफ में अगर आप बच्चों को गाइड करें। मेरा मानना है ESC में तीनों स्टेज हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों के मार्क्स जुड़ रहे हैं। तीनों स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। अब प्रीलिम्स में हो सकता है कई बार लोगों के कम आ जाते हैं, तो प्रीलिम्स में स्कोर मैक्सिमाइज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, मतलब सिली मिस्टेक ना हो। इस बार को तो पेपर भी रिलेटिवली इजी था। तो जिसने जितने ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं अटेम्प्ट, उतना ही मतलब चांसेस एज मिलेगी। हाँ, और उसमें ऑप्शन एलिमिनेट करने की भी ट्रिक होनी चाहिए। करेक्ट। अगर कोई ऑप्शन गलत है, क्योंकि वो कई बार ऑप्शंस में स्टेटमेंट्स में जानबूझ के थोड़ा एक वर्ड चेंज करते हैं जो ऑपोजिट कर देता है उसको, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। करेक्ट। तो वो पकड़ लिया तो सीधा ही आंसर हो गया। फिर 2 and 3, जैसे लेट्स से स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, तो 2 and 3 रॉन्ग, असर्शन रीजन क्वेश्चन। तो ये मुझे मतलब पेपर PYQ सॉल्व करके पता चला। तो इससे भी मुझे हेल्प मिली। और दूसरा, मैं न्यूज़पेपर कंटिन्यू पढ़ रहा था, तो GS1 में भी थोड़ा अच्छा मार्क्स रहा। करेक्ट। और फिर मेंस की बात आती है, तो मेंस में प्रॉपर टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, उससे कंटिन्यू एक मेंस की लिए आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज के PYQs, सिविल सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज सब लगाए थे? मैंने सिविल सर्विसेज के तो पहले से लगा रखे थे। करेक्ट। हाँ। और ESC के इस बार किए थे। और 2021 से 2024 के मैंने बाई हैंड, मतलब जस्ट पेपर डाउनलोड किया और पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ, टाइम लेके, वही 3 घंटे ऐसे। तो वैसे मैंने 4 साल के किए थे। बहुत बढ़िया। तो इससे एक रिदम और कंटिन्यूटी बन जाती है, और कहीं ना कहीं आपका जो टाइम कंजम्पशन इन सोल्यूशन है वो कम हो जाता है एक्चुअल एग्जामिनेशन। हाँ, और दूसरा इससे मुझे ये पता चल रहा था कि मैं सिली मिस्टेक कहाँ कर रहा हूँ। ओह राइट। तो जिस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक पहले भी कर रहा था, तो मुझे लगा कि पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं तब भी कर दिया हूँ वही सिली मिस्टेक। ओह करेक्ट। तो लास्ट मोमेंट पे मैं वो देख के गया था कि मैंने कहाँ क्वेश्चन में सिली मिस्टेक की। सिली मिस्टेक, जाने अनजाने में मिस्टेक्स जो बाद में आपको दिमाग में भी नहीं होंगी कि हम कर गए। हाँ। तो समटाइम्स क्या होता है कि इस तरह से चीजें हमारे माइंड से एग्जीक्यूट हो जाती हैं कि जाने अनजाने में, फॉर एग्जांपल आप एक वेलोसिटी की यूनिट लिख रहे हैं और आपने M/SEC लिख दिया। अब वहां पर तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में मार्क्स काट देंगे, बिकॉज SI यूनिट जो वेलोसिटी की है वो M/S है, तो वो दे विल नॉट एक्सेप्ट की SEC, व्हाट इज दिस SEC।
इट इज मीटर पर सेकंड मीन्स m/s, इट इज नॉट SEC। या किलोग्राम में के शुड बी स्मॉल, बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, किलोग्राम में के कैपिटल लिख देते हैं कि मास आया कहीं 5 kg और 5 kg में के कैपिटल। तो ये दिस में बी वेरी नॉर्मल फॉर यू, बट इन इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस पेपर दे विल डिडक्ट योर मार्क्स कि भाई यूनिट आपने गलत लिखी है, ये तो मास की यूनिट ही नहीं होती है। तो ये सब चीजें बच्चों सिली मिस्टेक्स में आती हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक सिली मिस्टेक्स में आते हैं, कहीं असम्पशंस अगर हमें रिक्वायर्ड है और हमने नहीं कोट की है, तो दीज आर द थिंग्स जो हमने कैजुअल ले ली, बट दे विल डिडक्ट योर मार्क्स। तो ये सारी चीजें आपको मतलब टेस्ट सीरीज में जब आपने दी है सीरियसली, तो वहां से आपको इनका अंदाजा मिला। करेक्ट। तो दोस्तों हम लोगों का बहुत नाइस डिस्कशन हुआ, आप लोगों को पता लग रहा होगा कि कहाँ कहाँ पर आपको फोकस रहना है, किन किन पॉइंट्स पे फोकस रहना है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, राइट, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। और मधुर सिग्गर जी ने हम लोगों को बहुत अच्छे से गाइड किया। तो वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे बच्चे इस कन्वर्सेशन का जो आगे हैं बहुत फायदा मिलता है इनको। और ये मेडिजी में एक परंपरा चली आ रही है कि हर बार जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं आके अपने आगे आने वाले फ्यूचर को, बिकॉज इट्स अ चेन रिएक्शन, आप ही के एक्सपीरियंस से हमारे बच्चे समझेंगे और वो भी आगे बढ़ेंगे, फिर वो भी यहाँ पर आएंगे, उनके एक्सपीरियंस से और आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव वे ऑफ प्रोपोगेटिंग थिंग्स। सो थैंक यू सो मच। सो हम लोग अपने कन्वर्सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।